हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को डिटेल में देखेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ डिफरेंट एग्जाम जैसे कि ईएससी, गेट, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स, सभी एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है? तो कम्यूटेटर दोस्तों एक तरह से रोटेटिंग रेक्टिफायर का काम करता है। तो एसी टू डीसी में को कन्वर्ट करता है, यानी कि जो सिंपली आपको पता है कि डीसी जनरेटर में जो हमारा आउटपुट होगा वो एक डीसी वोल्टेज होगा। तो हमारा जो आर्मेचर में वोल्टेज जो जनरेट होता है वो एक एसी जनरेट होता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है, उसको रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करता है, कांस्टेंट डीसी सोर्स देता है। ठीक है, तो मैकेनिकल रेक्टिफायर जैसा काम करता है। ठीक है, ये इस तरह से करता है कि क्योंकि ये क्या करता है, हर एक हाफ टर्न में ये स्विचिंग को चेंज कर देता है, स्विचिंग कनेक्शंस को ब्रशेस के थ्रू। उससे क्या होता है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, जब करंट रिवर्स होने का ट्राई करता है तो वो ब्रशेस के थ्रू स्विचेस को चेंज कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि डीसी जनरेटर क्या करता है, एसी टू डीसी में का कन्वर्जन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मटेरियल यूज्ड फॉर ब्रशेज इन अ डीसी मशीन इज यूजुअली, मटेरियल कौन सा होता है? तो वो होता है कार्बन का। कार्बन का यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों? पहला तो ये है कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है ये। ठीक है, दूसरा ये है कि ये कॉपर से ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिससे कि कम्यूटेटर का जो वियर एंड टियर होता है वो कम हो जाता है। उसका तीसरा रीज़न है कि अच्छा कंडक्टिविटी देता है, जिसमें कि इसमें स्पार्किंग भी कम होता है। और ये हाई टेम्परेचर जो आर्किंग्स होता है उसको विथस्टैंड कर सकता है, कार्बन है। ठीक है, तो इसी के लिए कार्बन का यूज़ किया जाता है ब्रशेज इन डीसी मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डीसी सीरीज मोटर शुड नेवर बी स्टार्टेड एट नो लोड बिकॉज, नो लोड पे क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, होता क्या है कि विदाउट लोड मोटर जो है बहुत ही कम करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, सीरीज मोटर में। ठीक, और सीरीज मोटर में आपको पता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट। ठीक, अभी देखिए क्या होता है, करंट तो बहुत कम होता है ना, और हमें आपको ये भी पता है कि जो स्पीड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। अब स्टार्टिंग में करंट कम होता है तो फ्लक्स डेवलपमेंट भी कम होता है, फ्लक्स डेवलपमेंट कम होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो जो हमारा स्पीड होगा वो एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स स्पीड विल बिकम डेंजरसली हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ए रोटेशन ऑफ ए डीसी मोटर इज डिटरमाइंड बाय, तो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के डिटरमाइन किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि ये हमारा फर्स्ट फिंगर है, ये हमारा सेकंड फिंगर है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन इधर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है और करंट जो होता है हमारा इधर होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, फोर्स अपॉन डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो डायरेक्शन होता है आपस में ये सारे परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक्सिस में होता है। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूट से अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन रिजल्ट्स इन, आर्मेचर रिएक्शन क्या रिजल्ट करता है? तो आर्मेचर रिएक्शन जो है वो रिजल्ट करता है डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन होता है क्या दोस्तों? देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पोल है, नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा आर्मेचर है। ठीक है, तो ये अगर हमारा डायरेक्शन है इधर मेन फील्ड फ्लक्स का, तो ये कंडक्टर्स के थ्रू जो फील्ड जनरेट होगा वो इसको अपोज करेगा फील्ड फ्लक्स को। ठीक है, तो वो होगा डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? अगर इस फील्ड फ्लक्स को वो 90 डिग्री पे क्रॉस करता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए, डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होता है? पहला पॉइंट, डीमैग्नेटाइजेशन में होता है वो मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करता है, मेन जो फील्ड फ्लक्स है उसको वो रिड्यूस करता है, मेन फील्ड फ्लक्स को रिड्यूस करता है। और ईएमएफ को रिड्यूस होगा, मेन फील्ड फ्लक्स होगा तो ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीमैग्नेटाइजेशन का। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन केस में क्या होता है दोस्तों? मेन फील्ड फ्लक्स से परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब क्या होता है, उससे क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जो कि हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है उसको वो शिफ्ट कर देता है। मान लीजिए कि इस तरह से हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है तो उसको वो शिफ्ट कर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है, शिफ्ट करने से क्या होता है, ब्रशेस में जो होता है वो स्पार्किंग हो जाता है। ठीक है,
ठीक। कम्यूटेशन के चलते ब्रशेस में क्या होगा, वो कार्बन ब्रशेस में स्पार्किंग होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गया है। तो जब ब्रशेस जो है शिफ्ट करना चाहेगी सर्किट में ताकि वो कांस्टेंट डीसी आउटपुट जनरेट हो, तो उसमें स्पार्किंग होगा। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का एक डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें उसके चलते क्या होता है, स्पार्किंग होता है, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजेशन और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन दो चीज़ होता है, ठीक, आर्मेचर रिएक्शन के चलते। आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली क्या है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन फील्ड फ्लक्स, उसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मोटर हैज़ द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क किस मोटर का होता है, तो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर का। वो क्यों होता है, देखिए करके देखते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा सीरीज मोटर में क्या होता है कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, वो आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है, ठीक है, आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है, ठीक। ये हमारा बैक ईएमएफ है, आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि जो सेम आर्मेचर करंट है वो फील्ड वाइंडिंग और जो हमारा आर्मेचर है दोनों में एक साथ फ्लो होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, दोनों जब एक साथ आर्मेचर करंट फ्लो होता है, स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट का वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि फील्ड में जो फ्लक्स है वो हाई हो जाता है, ठीक है, और दोनों सीरीज में है तो दोनों का कंपाउंडिंग इफेक्ट के चलते जो हमारा जो फ्लक्स है उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। और हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और करंट के। अभी देखिए जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, क्योंकि दोनों सीरीज में है, करंट बढ़ेगा आर्मेचर करंट तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फील्ड फ्लक्स। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर के ही प्रोपोर्शनल होगा इनटू आर्मेचर, यानी कि ये जो हमारा फाइनली टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर स्क्वायर करंट के। यानी कि इसको हम लोग अगर इक्वेशन में लिखें तो K इंटू आई ए स्क्वायर। इसका अगर हम लोग प्लॉट करें दोस्तों कर्व को, तो अगर टॉर्क ले हमने यहाँ पर आर्मेचर टॉर्क और ये हमारा करंट है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो होगा क्या, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है क्या कि करंट में अगर थोड़ा स्लाइटली भी इंक्रीज़ हुआ तो टॉर्क उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में इंक्रीज़ होगा। इसी के लिए जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा डीसी सीरीज मोटर का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो देखिए डीसी शंट मोटर की बात कही गई है, तो इसका मतलब है क्या कि इसमें जो स्पीड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स के, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारा ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज माइनस VIA इंटू RA, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि शंट मोटर की बात कही गई है। तो अब इसको हम लोग किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम लोग कंट्रोल करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अगर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ जाएगा और स्पीड घट जाएगा। तो एक मेथड ये हुआ। दूसरा है फ्लक्स कंट्रोल। फ्लक्स कंट्रोल को अगर हम लोग यहाँ से फ्लक्स को कंट्रोल कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज, अगर हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को कंट्रोल किया तो भी हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीनों मेथड से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए डीसी मशीन द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन ए सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होता है, ठीक है। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2 होता है। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू P होता है। तो लैप वाइंडिंग में आप याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों, LAP लैप, यानी कि A और P इक्वल है, इसमें दोनों है। तो अगर L लैप वाइंडिंग लिया जाए तो A और P दोनों इक्वल है, A और P एक साथ आया है, इसका मतलब है क्या कि वो लैप वाइंडिंग है, ठीक है। वेव वाइंडिंग में A इज इक्वल टू 2, तो इस तरह से आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मशीन इज मैक्सिमम व्हेन। एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगा, तो कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस। इसको कैसे निकालता है दोस्तों, देखिए जो हमारा एफिशिएंसी होगा उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर इनपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ठीक। अभी देखिए पावर आउटपुट पर पावर इनपुट है तो इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर आउटपुट प्लस लॉसेस। पावर आउटपुट प्लस लॉसेस में कौन कौन सा होगा दोस्तों, एक कांस्टेंट लॉस हो गया यानी आयरन लॉस, प्लस वेरिएबल लॉस जो हमारा क्या है वो है हमारा I स्क्वायर इंटू RA, ठीक है, I स्क्वायर इंटू RA, ये हमारा कॉपर लॉस हुआ। अभी देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किस पे रेस्पेक्ट में, करंट के, क्योंकि इसमें आर्मेचर करंट ही वैरी कर रहा है। और इसको हम लोग इक्वेट करेंगे 0। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट करें 0, आप चेक कर लीजिए एक बार, तो I स्क्वायर इंटू RA इज इक्वल टू PC, ये कंडीशन आएगा। यानी कि हमारा जो कांस्टेंट लॉस है इज इक्वल टू
IA स्क्वायर RA वेरिएबल लॉस होगा, ठीक है। तो यही इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डमी कॉइल्स आर यूज्ड इन ए DC मशीन टू। डमी कॉइल्स क्यों यूज़ किया जाता है? तो डमी कॉइल यूज़ किया जाता है हमारा मैकेनिकल बैलेंस, आर्मेचर के मैकेनिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो कैसे? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। प्राइमरी में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उससे फ्लक्स सेटअप होता है कोर में, और वही फ्लक्स जो सेकेंडरी में लिंकेज होता है उसके चलते उसमें वोल्टेज डेवलप होता है, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड। इसके लिए एलिमिनेट किया जाता है, तो ईडी करंट को रिड्यूस करने के लिए उसको एलिमिनेट किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म टू फाइंड। ओपन सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? तो टोटल आयरन लॉस, यानी टोटल आयरन लॉस को, यानी कि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस, इसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म टू फाइंड आउट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? तो फुल लोड कॉपर लॉस को निकालने के लिए। फुल लोड, आप हमेशा याद रखिएगा, फुल लोड कॉपर लॉस को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज जनरली गिवन इन द रेंज। एफिशिएंसी किस रेंज में दिया जाता है? तो 95% टू 99% दिया जाता है, क्योंकि उसमें जो कोर बना रहता है दोस्तों उसकी परमेबिलिटी हाई होती है। इंडक्शन मशीन के केस में क्या होता है दोस्तों, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है और उससे फ्लक्स को फ्लो होना होता है। इसी के लिए उसमें जो एफिशिएंसी है वो जनरली 88 to 90% होती है, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटाइजेशन करंट है उसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजेशन करंट होता है दोस्तों जनरली 2 to 6% ऑफ द फुल लोड करंट होता है, लेकिन उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मशीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बुकोज रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए उसको प्रोटेक्ट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? V2/V1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द आयरन लॉस। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर V/F रेशियो कांस्टेंट हो तो इसका मतलब है क्या कि उसमें जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के, और एडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। तो इसका मतलब है क्या कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाए ट्रांसफार्मर का, तो इसका मतलब अगर 50 हर्ट्ज में कुछ आयरन लॉसेस है तो 60 हर्ट्ज में वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा दोनों केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैज़। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ओनली वन वाइंडिंग होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है दोस्तों? देखिए, अगर हम स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर ड्रॉ करें, सिंगल वाइंडिंग होती है उसकी, ठीक है। उसी सिंगल वाइंडिंग में दोनों माउंटेड होता है, ठीक है। ये एक सिंगल वाइंडिंग है, तो ये हमारा प्राइमरी हो जाता है और ये हमारा सेकेंडरी होता है। ये एक टिपिकल स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑयल यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर सर्व द पर्पस ऑफ। तो ऑयल का दो पर्पस होता है, कौन सा? इंसुलेशन होता है और कूलिंग, दोनों पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ ट्रांसफार्मर द कॉपर लॉस एट हाफ लोड इज डैश टाइम्स द फुल लोड कॉपर लॉस। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा m लोड पे कॉपर लॉस होगा वो होगा m² लोडिंग इनटू कॉपर लॉस फुल लोड, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या? हाफ लोड पूछ रहा है, तो हाफ लोड यानी कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। तो जो हमारा कॉपर लॉस होगा एट हाफ लोड वो क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर इंटू पी कॉपर फुल लोड, ठीक है। तो इसका मतलब कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, यानी कि बी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी। ट्रांसफार्मर ऑयल का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 30 kV और मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर कोर हैज़। तो क्या परमेबिलिटी होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा है, तो वो इनफाइनाइट परमेबिलिटी होती है, ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर कोर किससे मेड किया जाता है? तो मेड किया जाता है सिलिकॉन स्टील से, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर किससे मिल किया जाता है? सिलिकॉन स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू। ब्रीदर क्यों यूज़ किया जाता है? तो यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम एयर। एयर से मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ब्रीदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रीदर बेसिकली क्या होता है? इस तरह से आउटसाइड में एक सिलिका जेल का बॉक्स होता है और उससे एयर अंदर ले आता है, ठीक है। तो वो जो सिलिका जेल है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने में और एयर, फ्रेश एयर को अंदर जाने देती है, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज। तो देखिए, सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 120F डिवाइडेड बाई P, यानी कि 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अगर 50 लिया जाए डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स लिया जाए 4,
तो इसका मतलब है क्या कि इसकी जो कैलकुलेशन से आएगी स्पीड वो आएगी 1500 RPM, तो यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट स्टार्टिंग, स्लिप एट स्टार्टिंग क्या होगा? तो देखिए स्लिप होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है दोस्तों? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है स्टेटर की। इसका मतलब है क्या कि NS माइनस स्टार्टिंग में जो स्पीड होगी वो क्या होगी 0 डिवाइड बाय NS। इसको डिवाइड करें तो ये वैल्यू आएगा क्या 1। इसका मतलब है कि इसमें बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज, थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो उसका जो टॉर्क स्लिप कर्व देखा जाए तो इस तरह से होता है। तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में टॉर्क होता है। तो इसका मतलब है क्या कि इसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ, इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम है वो किससे मेड किया जाता है? तो वो कास्ट आयरन से मेड किया जाता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय, तो क्रॉलिंग किसके द्वारा क्या कॉज किया जाता है? तो हार्मोनिक्स इन एयर गैप फ्लक्स, एयर गैप फ्लक्स में जो हार्मोनिक्स होता है उससे क्रॉलिंग होता है। ठीक है, उससे लॉसेज बढ़ जाती है दोस्तों, हीटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रोटर ऑफ ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ, रोटर क्या कंसिस्ट करता है? तो शॉर्ट सर्किट कॉपर एंड एल्यूमिनियम बार, शॉर्ट सर्किटेड रहता है इस तरह से। ठीक है, केज के शेप में होता है दोस्तों, इसलिए स्क्विरल केज कहता है इसको। स्क्विरल को रखने के लिए केज का यूज किया जाता था पहले, तो उसी शेप में होता है इसलिए से इसको स्क्विरल केज कहता है। ठीक है, दूसरा टाइप का रोटर कौन सा होता है? स्लिप रिंग रोटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉगिंग इन इंडक्शन मोटर कैन बी अवॉइडेड बाय, तो स्क्वीइंग द रोटर स्लॉट, तो रोटर स्लॉट को स्क्वीक करके हम लोग कॉगिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉगिंग होता है क्या दोस्तों? देखिए क्या होता है कि जब रोटर का स्लॉट और स्टेटर का स्लॉट जब आपस में एक आमने सामने होता है, दोनों एक ही प्लेन में होता है, यानी दोनों पैरेलली होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपस में ये इन लोग का दोनों का मैग्नेटिक लॉकिंग होता है। और कभी कभी क्या होता है कि मोटर स्टार्ट होने से रिफ्यूज़ कर देता है, यानी फिर या फिर आप कह सकते हैं स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, रोटर का जो एक्सिस है उसको हम लोग स्क्यू करते हैं, उसका जो प्लानर डायरेक्शन है उसको चेंज करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि दोनों का ये तो सिलेंड्रिकल ही रहता है, लेकिन इस पर जो स्लॉटिंग होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा कॉगिंग है वो प्रिवेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ ए रनिंग इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज, तो स्पीड क्या होता है? लेस देन NS, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से ऑलवेज कम होता है रनिंग इंडक्शन मोटर का। कौन सा स्पीड होता है? स्लिप स्पीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर, तो इनहेरेंटली नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो सेल्फ स्टार्टिंग क्या होता है? नहीं होता है। क्यों सेल्फ स्टार्टिंग होता है? इसमें डबल फील्ड काम करता है, उन दोनों फील्ड्स का जो डायरेक्शन है वो आपस में अपोजिट होता है। और उससे क्या होता है? रिजल्टेंट जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दोस्तों इस तरह से होता है। ठीक है, एक फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह होगा, दूसरा फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग कम्यूनिटिवली कंबाइन करें तो इसका मतलब है कि उसका जो नेट टॉर्क होता है वो 0 लाइन से पास होता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द स्टार्टिंग कैपेसिटर इन ए सिंगल फेज मोटर इज यूज टू क्रिएट ए फेज शिफ्ट टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो उसमें दो टाइप की वाइंडिंग होती है दोस्तों, एक मेन वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग हम लोग क्या डालते हैं? कैपेसिटर डालते हैं। ठीक है, ये हमारा रोटर होता है। ठीक है, इसमें इस तरह की वाइंडिंग होती है और इसको हम लोग सप्लाई देते हैं। तो इसको हम लोग सप्लाई देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या होता है? फेज शिफ्ट चेंज करता है करंट का। तो फेज शिफ्ट करने के चलते क्या होता है? इसमें जो नेट टॉर्क होता है वो डेवलप होता है और स्टार्टिंग होता है कैपेसिटर का। ठीक है, मोटर का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडक्शन मोटर बिहेव्स लाइक ए ट्रांसफार्मर विथ, तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर की तरह हम इंडक्शन मोटर को इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें कि सेकेंडरी क्या इमेजिन कर सकते हैं हम लोग? शॉर्ट सर्किट इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, तो क्या होता है? रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होता है दोस्तों? स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने से क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज हाई एट, तो फुल लोड पे पावर फैक्टर हाई होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल स्क्विरल केज रोटर्स आर यूज फॉर, डबल स्क्विरल केज रोटर यूज़ करते हैं किसके लिए? तो हम यूज़ करते हैं इसको हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों? इस तरह से बनावट होता है, रोटर का जो अपर पोर्शन होता है उसका बनावट इस तरह से होता है। इसको हम लोग डबल केज का यूज़ करते हैं, उससे हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर इज, तो स्लिप टाइम्स फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी स्लिप टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेटर, यानी मेन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट, तो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज बाय वैरिंग, तो फील्ड एक्साइटेशन। ये होता है कैसे दोस्तों, तो ये देखिए, अगर तीन इसमें फेजेस होते हैं, एक होता है अंडर एक्साइटेशन, एक दूसरा होता है नॉर्मल एक्साइटेशन, और तीसरा होता है ओवर एक्साइटेशन। तो एक एक करके इसका प्लॉटिंग देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर वी कर्व को प्लॉट किया जाए, वी कर्व क्या होता है, हमारा फील्ड करंट और हमारा जो आर्मेचर करंट है उसके बीच का कर्व होता है। उसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक पर्टिकुलर फील्ड करंट, रेटेड फील्ड करंट पे जो हम लोग उसको नॉर्मली सेट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग IFR लिखते हैं। वहाँ पर जो हमारा पावर फैक्टर मिलता है वो यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है, ठीक है, और ये ऐसे कर्व प्लॉट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो देखिए दोस्तों, कि अगर हम लोग इस रेटेड फील्ड करंट से कम करंट रखते हैं तो इस वाले जोन को हम लोग कहते हैं अंडर एक्साइटमेंट, ठीक है, यानी अंडर एक्साइटेशन कहते हैं इसको। अगर उस फील्ड करंट से हम लोग ज़्यादा फील्ड करंट डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन, ठीक है। तो ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है, वो एक लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता है, लीडिंग पावर फैक्टर, यानी ये कैपेसिटर की तरह काम करता है। और इस जोन में वो क्या करता है, सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, वो एक इंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0.8 पावर फैक्टर या फिर कोई भी पावर फैक्टर का लैगिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो फील्ड करंट है, इस पॉइंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताता है कि ये यूनिटी पावर फैक्टर है। क्या है ये, यूनिटी पावर फैक्टर। अभी हम लोग फील्ड करंट को अगर कम करें तो किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने पे, अभी देखिए यहाँ पर आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि अगर एक नॉर्मल एक्साइटेशन से एक्साइटेशन के वैल्यू को हम लोग कम करते हैं तो मोटर क्या करेगा, ज़्यादा आर्मेचर करंट ड्रॉ करेगा, ठीक। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम लोग फील्ड करंट से, सेट फील्ड करंट से ज़्यादा फील्ड करंट हम लोग देंगे उसमें, तो इधर मूव करेगा तो इस पॉइंट पे भी ज़्यादा आर्मेचर करंट ड्रॉ करेगा, यानी स्टेटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा सिंक्रोनस मोटर का। तो इसका मतलब है कि अगर एक्साइटेशन डिस्टर्ब होता है, जो कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ में भी यही देखते हैं, प्रैक्टिकली भी, अगर एक्साइटेशन एक सेट पॉइंट से डिस्टर्ब होता है तो अदर डायरेक्शन में अदर कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसमें जो आर्मेचर करंट की जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। और ये जो तीन कर्व है दोस्तों, ये लोडिंग को डिनोट करता है। ये लोअर लोडिंग है, ये मिड लोडिंग है, और ये फुल लोडिंग है, ठीक है, ठीक। अगर हम इसको ज़ीरो लोडिंग का कंसिडर करें तो उसी केस में हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर जो आर्मेचर करंट है वो आर्मेचर करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, इसमें जब कोई भी लोड नहीं होगा। तो ये हमारा वी कर्व, इसको हम लोग वी कर्व बोलते हैं, जो कि किसके बीच में आता है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। तो पावर फैक्टर किस तरह से वैरी कर सकते हैं हम लोग, फील्ड एक्साइटेशन को वैरी करके हम लोग पावर फैक्टर को भी वैरी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एक्ट्स एज, तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर किसके जैसा काम करता है, तो ओवर एक्साइटेड जो सिंक्रोनस मोटर है वो काम करता है हमारा कैपेसिटर की तरह। अभी हमने देखा सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह काम करता है। तो तीन तरह का हम लोग स्टेज देखा दोस्तों, अंडर एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा EF जो है वोल्टेज, वो V वोल्टेज से कम हो जाता है, ठीक है, फील्ड करंट का वैल्यू कम हो जाता है। तो मोटर क्या करता है, लैगिंग आर्मेचर करंट ड्रॉ करता है, ठीक है, जिससे कि वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, वो एक इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। नॉर्मल एक्साइटेशन देखते हैं दोस्तों, EF जो है V के बराबर होता है, तो हमारा आर्मेचर करंट हो वो मिनिमम होता है, पावर फैक्टर 1 होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर ड्रॉ करता है। ओवर एक्साइटेशन में क्या होता है दोस्तों, EF जो है वो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज V से ज़्यादा होता है, तो मोटर क्या करता है, एक लीडिंग आर्मेचर करंट ड्रॉ करता है और सप्लाई करता है रिएक्टिव पावर सिस्टम को। तो ये एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, जिसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि लीडिंग PF बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वी कर्व्स ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो वी कर्व किस रिलेशनशिप को शो करता है दोस्तों, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैम्पर वाइंडिंग्स आर यूज्ड इन सिंक्रोनस मोटर इज टू प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो उसके रोटर में है हम लोग एक डैम्पर वाइंडिंग इस तरह से डालते हैं, जिस तरह से जो एक डैम्पर वाइंडिंग होता है वो सिमिलर होता है, इसमें रॉड्स होते हैं इस तरह के। तो वो क्या होता है, एक पोर्शन में क्या होता है,
ये एक पोर्शन जो है क्रिएट करता है एज एन इंडक्शन मोटर रन करने के लिए फॉर सम टाइम, तो वो एक स्टार्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डैम्पर वाइंडिंग क्या करता है, हंटिंग भी प्रिवेंट करता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रिवेंट करता है। हंटिंग क्यों होता है दोस्तों, सडन लोड चेंजेस होता है तो हंटिंग होता है उसमें, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन अल्टरनेटर द जनरेटेड ईएमएफ फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, तो जनरेटेड ईएमएफ फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है स्पीड एंड नंबर ऑफ पोल्स पे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ईएमएफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रही है, ठीक है। तो स्पीड और नंबर ऑफ पोल्स है, तो एन इज इक्वल टू हम लोग देखते हैं क्या होता है दोस्तों, 120 डिवाइड पी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू पी डिवाइडेड बाय 120। तो इसका मतलब है क्या कि किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलियंट पोल रोटर्स आर यूज्ड इन अल्टरनेटर्स ड्रिवन बाय, तो सेलियंट पोल किसके लिए यूज होता है दोस्तों, सेलियंट पोल जनरली लो स्पीड के लिए यूज होता है। तो सेलियंट पोल इस तरह से होता है, सेलियंट पोल का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसमें जो पोल शूज होते हैं इस तरह से टैपर्ड होता है, ठीक है, इस तरह से उसको मैच किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो डाया होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सेलियंट पोल रोटर्स किसके लिए यूज किया जाता है, तो हाइड्रोलिक टर्बाइंस के लिए यूज किया जाता है जो कि लो स्पीड होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन सेलियंट सिलेंड्रिकल पोल रोटर्स आर यूज्ड फॉर, तो नॉन सेलियंट सिलेंड्रिकल पोल रोटर्स किस लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हाई स्पीड अल्टरनेटर यानी कि टर्बो अल्टरनेटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो 48 का ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंटिंग इन ए सिंक्रोनस मशीन ऑकर्स ड्यू टू, हंटिंग किसके लिए होता है, तो सडन चेंजेस लोड के लिए हंटिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्री थीटाई एंड मैकेनिकल डिग्री थीटाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार ये पूछा गया एग्जाम में। तो इसका मतलब है क्या कि थीटा जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो होता है P/2 इन नंबर ऑफ पोल्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा ऑफ मैकेनिकल, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी MCQs मैं आपके पास लाता रहूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।